हेलो एट क्लास। ये क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का पार्ट 4 है। आज हम ढेकली पढ़ेंगे। ढेकली क्या है कि बच्चों, मैं इसमें आपको बता दूं, ढेकली इज़ एन अरेंजमेंट टू लिफ्ट वाटर फ्रॉम शैलो वेल्स बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ सिंपल लेवर। तो ढेकली का मतलब क्या होता है? लीवर बीम ऑफ वेल। मतलब कि क्या होता है इसमें कि देखिए, एक लकड़ी ली जाती है, एक लॉन्ग रोड ली जाती है, वो वुड की भी हो सकती है, और उसके दूसरे एंड को छोटा रखा जाता है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो, और जो बच गया वो लॉन्ग होता है लेंथ में। जो लॉन्ग लेंथ है, इसके यहाँ पे एक रोप बांधी जाती है और रोप से नीचे बकेट बांधी जाती है, और दूसरी ओर एक हैवी स्टोन या कोई भी हैवी ऑब्जेक्ट रख दिया जाता है। ठीक है। जैसे ही इसके ऊपर वो अटैच करेंगे तो ये नीचे चला जाएगा, और ये जो बकेट थी जो नीचे पानी में डूबी हुई थी वो पानी से भर के ऊपर आ जाएगी। ठीक है। और फार्मर इसको पकड़ के साइड से निकाल लेगा और खेतों में डाल देगा। तो ये सिस्टम था ढेकली। अब आप देख सकते हैं कितना कारागर था। ठीक है ना। इस तरह से हाइट बनाना थोड़ा मुश्किल पड़ता है कि इतनी बड़ी हाइट जाएगी कुएं में कैसे। ये बिल्कुल ऐसे चली जाएगी सीधी इसके अंदर, और फिर ऊपर से नीचे खींचना पड़ता है। ठीक है ना। तो टाइम कंज्यूमिंग है, पर पहले के समय में इलेक्ट्रिक मोटर तो हुआ नहीं करती थी, लाइट तो थी नहीं, तो यही सिस्टम अपनाया जाता था। तो ये सब बातें मैंने आपसे बता दी है। ए बकेट इज टाइड टू द एंड ऑफ लॉन्गर लेवलर आर्म विद ए रो इन सच ए वे। ये आर्म है, इसकी भुजा है, ये लेवलर की सबसे बड़ी भुजा है, ये लेवलर की छोटी भुजा है। ठीक है ना। ये बातें मैंने आपसे बता दी हैं, अब आप इसको पढ़ सकते हैं। अब आ जाओ भाई रहट, जिसको हम लेवलर सिस्टम बोलते थे। अब इसमें क्या होता था कि भाई इसमें एक बड़ा व्हील होता था, और उस व्हील के ऊपर ड्रम, सिलेंडर ड्रम डाल रख दिए जाते थे, इस तरह जैसे दिखा रखा है। और उसको यहाँ से व्हील के सेंटर से एक रोड डालते हुए आगे रख दी जाती थी, और आगे चल के फिर उनको बैलों के थ्रू बांध दिया जाता था। जैसे ये बेल है ना घूमते थे, या जो भी है, जरूरी नहीं बैल ही हो, कैमल भी हो सकता है, बफेलो वगैरह भी हो सकते हैं। जैसे ही इसके चारों रोटेट करेंगे, इसके घूमने से ये रोड भी घूमेगी जो कि इसके सेंटर पे था, और जब ये घूमेगा तो ये जो एम्प्टी ड्रम है ये नीचे जाएंगे और पानी से भर के आ जाएंगे। और जैसे ही पानी से भर के आएंगे तो जैसे ही ऊपर आएंगे तो पानी गिरेगा, और गिरने से हम एक अलग से नैरो स्ट्रीट बना लेंगे, जिसमें पानी पड़ता हुआ आगे कहाँ चला जाएगा? फील्ड्स में चला जाएगा, खेतों में चला जाएगा। ठीक है। तो ये कौन सा सिस्टम था? रहट सिस्टम। अब नेक्स्ट है आपका द यूज़ ऑफ पम्प्स फॉर इरिगेशन। अब ये तरीका है जब लाइट या जनरेटर वगैरह आ गए थे। तो इसमें क्या होता था, इसमें ऑयल फ्यूल डाल दिया जाता था। ठीक है ना। मोटर इसके चलने से घूमती थी, पट्टी होती थी एक्चुअली, यहाँ से आप देख रहे हो पट्टी दिखाई पड़ रही होगी। मोटर घूमती थी इसके घूमने से, और मोटर के चलने से पानी आता था। तो कहता है दीज डेज पम्प्स आर कॉमनली यूज़। ये पम्प्स है भाई, द यूज़ ऑफ पम्प्स फॉर इरीगेशन। ठीक है ना। इन दिनों में हम पम्प्स का यूज़ करते हैं, किस लिए? पानी को उठाने के लिए। पंप डाल दिया जाता है नीचे, और उसको मोटर से अटैच कर दिया जाता है। जैसे मोटर चलती है, पंप में पानी आ जाता है और ऊपर की ओर निकाल दिया जाता है। ठीक है ना। वैन ए पंप इज़ यूज टू ड्रा आउट वाटर फ्रॉम ए नैरो वेल, बहुत ही पतले है ना कुएँ से जब पंप डाल दिया जाता है उसको, तो हम ट्यूब वेल बोलते हैं। देखो नाम से पता, ट्यूब मतलब एक ट्यूब होगी, और वेल मतलब कुआं, तो ट्यूब वेल। ठीक है ना। नाउ डे ट्यूब वेल आर बीइंग यूज इंक्रीजिंग फॉर लिफ्टिंग अंडरग्राउंड वाटर टू बी यूज फॉर इरीगेशन इन एग्रीकल्चर। इन दिनों में ट्यूब वेल का यूज़ होता है किस लिए? सिंचाई करने के लिए। ठीक है ना। पर इसमें क्या होता था कि जब ये आई ट्यूबवेल आई, तो इसमें क्या होता था, पानी यहाँ से हौद में गिरता था, फिर यहाँ से होता हुआ नालियाँ बना दी जाती थी, और फिर वो आगे खेतों में पहुँचाया जाता था। तो जो बीच में था वो पानी काफ़ी अब्जॉर्ब हो जाया करता था, या फिर वही नाली टूट जाती थी, या फिर ऐसा होता था कि पानी साफ़ नहीं रहता था, या उसमें मटमैला हो जाता था, तो काफ़ी प्रॉब्लम थी। तो अब फिर नई टेक्निक्स आ गई इसकी भी, और इसमें पानी का सबसे ज़्यादा लॉस होता था। तो अब पानी को इससे बचाने के लिए मॉडर्न्स मेथड आ गए। तो वो दो मॉडर्न्स मेथड कौन कौन से हैं जिससे इरिगेशन होती है? एक होती है स्प्रिंकलर सिस्टम, और दूसरा है ड्रिप सिस्टम।
स्प्रिंकलर सिस्टम ये तुम सब लोगों ने देखी हुई है, जिसको फुहारा सिस्टम बोलते हैं। एक मेन पाइप होती है, उनमें नोजल्स लगा दिए जाते हैं, है ना। नोजल्स घूमते हैं, उनके साथ साथ पानी जो स्प्रिंकल होने लग जाता है, छिड़कने लग जाता है चारों ओर, ठीक है ना। एक मेन पाइप से जुड़े होते हैं ये, ठीक है ना। और बहुत ही प्रेशर पे रखा जाता है ये, तो ये बहुत ही बढ़िया रहेगा, है ना। जहाँ पे पानी की कमी है वहाँ पे स्प्रिंकलर सिस्टम यूज़ किया जा सकता है। दूसरी बात, स्प्रिंकलर सिस्टम सैंडी सॉइल के लिए भी बहुत ही बढ़िया रहता है भाई। दूसरा सिस्टम है, शायद आपने ये नहीं देखा होगा, इसका नाम है ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। इसमें क्या होता है, बहुत ही नैरो पाइप्स होती हैं, बहुत ही पतली पतली पाइप्स होती हैं, और इनको मेन पाइप से जोड़ दिया जाता है। ये फिगर में नहीं आ रही, बट आप ये समझ लो कि यहाँ एक मेन पाइप है, और इन मेन पाइप से ये बहुत सारी पाइप्स है, जैसे ये देख रहे हो आप, ये पाइप्स को कनेक्ट कर दिया गया। अब इनमें क्या करते हैं, इन पाइप्स में छोटे छोटे होल कर दिए जाते हैं। जैसे ये प्लांट आप देख रहे हो, इसके सामने जो पाइप है, एक छोटा सा होल कर दिया गया, और जैसे ही पानी आएगा इस होल में से ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर निकलेगा, बूंद बूंद करके पानी निकलेगा, और वो फिर इस प्लांट के पास चला जाएगा। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पानी जो यूज़ हो रहा है वो केवल प्लांट के लिए ही यूज़ हो रहा है। अदर जगह, जैसे कि इस जगह जहाँ पे कोई प्लांट नहीं है, वहाँ पे पानी गया ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे इसकी ज़रूरत है ही नहीं। तो ये ज़्यादा बेटर है बजाय स्प्रिंकलर सिस्टम से। तो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम पर ये बहुत कम की जाती है, ठीक ना। इसमें काफ़ी ज़्यादा वर्कर की ज़रूरत होती है, मेहनत लगती है बच्चों इसमें, ठीक है ना। टाइम कंज्यूमिंग भी है ये, तो ये थोड़ा कम यूज़ होता है ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, ये मैंने आपसे बता दिया। अब ये किस किस जगह यूज़ होता है, तो ये फ्रूट्स प्लांट, गार्डन्स, ट्रीज़ के लिए यूज़ होता है, ठीक है ना। ये मैंने आपसे बता दिया था। नेक्स्ट है 5, जिसमें हम होते हैं रिमूविंग द वीड्स। देखिए, कई बार जब हम अपनी क्रॉप्स को ग्रोथ कर देखते हैं, तो उनके साथ साथ कुछ ऐसे प्लांट आ जाते हैं जिनको हम नहीं चाहते, अनवांटेड प्लांट आ जाते हैं, जिसको वाइल्ड प्लांट्स बोलते हैं, है ना। ऑटोमेटिकली ग्रोन हो जाती हैं उसके साथ ही, इन्हीं को हम वीड्स बोलते हैं, शायद हिंदी में इसको खरपतवार बोलते हैं। ये द ग्रोथ ऑफ वीड्स इन फील्ड्स इज़ हार्मफुल बिकॉज ये खतरनाक होते हैं, अच्छे नहीं होते। क्यों? क्योंकि जो हम फर्टिलाइज़र डालते हैं वो सारा तो ये लगभग यही ले लेते हैं, वाटर भी यही ले लेते हैं, मतलब फ़ाइट होती है। मैंने आपसे बताया था प्लांट में एक दूसरे के रिगार्डिंग फ़ाइट होती है, तो ये दूसरे प्लांट को सर्वाइवल नहीं करने देंगे, उनकी सनलाइट ले लेंगे, उससे न्यूट्रिएंट्स ले लेंगे, उनसे जगह भी रख लेंगे, अपनी जगह घेर लेंगे ये। तो फिर हम क्या करते हैं कि इनको यहाँ से निकाल देते हैं, जिससे हमारे जो ये क्रॉप्स है ना, इनको बहुत अच्छी तरह से न्यूट्रिएंट्स मिले, सनलाइट मिले, वाटर मिल जाए, ठीक है ना, और स्पेस भी मिल जाए बड़ा होने के लिए। तो इनको क्या बोलते हैं, वीड्स, द अनवांटेड प्लांट्स विच ग्रो अलोंग विद ए कल्टिवेटेड क्रॉप। कल्टिवेटेड क्रॉप है जो आपने बोई है, उसके साथ आ जाना क्या कहलाया जाता है, वीड्स। क्या कहलाया जाता है, वीड्स। अब ये पूछा जाता है कि वीड्स कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 तरह के, वाइल्ड ओल्ट है, ग्रास है ना, चौड़ाई है, बथुआ है ना। ये आपके कुछ कह सकते हो कॉमन वीड्स हैं जो गेहूँ और चावल की खेती में देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। और इसके बाद हम पढ़ें कि अब इसको निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये हमने देखा सनलाइट, वाटर इन सभी को ले लेता है। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं जिसमें हम खरपतवार को या वीड्स को निकाल देते हैं, उसको बोलते हैं वीडिंग, ING लगा देंगे। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वीड्स फ्रॉम ए क्रॉप फील्ड इज़ कॉल्ड वीडिंग, ठीक है। और ये बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, तो मैंने आपसे बताया था, पानी के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए, लाइट के लिए, स्पेस के लिए इनको हटाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पर ध्यान रखना ये कब हटाए जाने चाहिए, तो ये कहता है कि इसका बेस्ट टाइम है वो है इनके फूल आने से पहले। यदि इन वीड्स के यदि फ्लोर आ गए ना और सीड्स आ गए, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर ये फैल जाएंगे। तो पहले इनके फ्लोर और सीड आने से पहले इनको निकाल देना होता है। तो इसका ये बेस्ट टाइम, और निकालने के लिए हम किसका यूज़ कर सकते हैं, खुरपा, ट्रॉवल का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। और या फिर हम क्या कर सकते हैं, वेडिसाइड्स भी यूज़ कर सकते हैं। वेडिसाइड्स होते हैं बेटा केमिकल, हम क्या करेंगे, डायरेक्ट केमिकल डाल देंगे उस खरपतवार वीड्स पे डाल देंगे, जिसको हम नहीं चाहते, जो अनवांटेड प्लांट हमें नहीं चाहिए, उस पर ये केमिकल डाल देंगे, जिससे वो प्लांट मर जाएगा। पर आप सोच सकते हो कि जब हम उस पर स्प्रे करेंगे तो थोड़ा बहुत कुछ हिस्सा तो हमारे जो प्लांट जो हम खाने वाले बड़े जो वो पक जाएगा, मैच्योर हो जाएगा,
तो वो हमारी खाने के साथ नीचे भी जाएगा, हमारे पेट में भी चला जाएगा और हमें आगे चल के प्रॉब्लम भी करेगा। अब ये जो वीड्स है ना, इसके निकालने के 2 तरीके हैं। एक तो हाथ से पकड़ पकड़ के निकाल लो, दूसरा है कि खुरपा यूज़ करो, ट्रॉवल का यूज़ कर सकते हो। जैसे ये दिखा रखा है इन्होंने, बाई हैंड से दिखा रखा है, ट्रॉवल से दिखा रखा है ना। और ये आप इस पर स्प्रे कर रहे हो, ये वेडिसाइड्स कर रही है ना। डिस्ट्रॉइंग द वीड्स बाय स्प्रेइंग स्पेशल केमिकल, क्या बोलते हैं, वेडिसाइड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेडिसाइड्स का मतलब क्या होता है, स्प्रे करके खरपतवार को ख़त्म करना, क्या कहलाया जाता है, वेडिसाइड्स। अब उसमें कुछ केमिकल्स डलते हैं, वो केमिकल वेडिसाइड्स कौन कौन से हैं, जैसे कि 2,4-D, MCPA, बुटलर, ये कुछ एग्जाम्पल हैं। इसमें क्या करते हैं, ये केमिकल को पानी में डाल दिया जाता है और इस तरह से प्रेशर के साथ बाहर निकाला जाता है और उस वीड्स के ऊपर डाल दिया जाता है। तो बच्चों, पर इसमें सबसे बड़ी बात ये है, इसमें बहुत सावधानी की ज़रूरत होती है कि दूसरी जगह चला गया तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। ठीक है बच्चों, तो ये था आज का लेसन बच्चों। कल इसे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हार्वेस्टिंग करेंगे। हार्वेस्टिंग आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। हार्वेस्टिंग का मतलब होता है कि जब आपकी क्रॉप है वो ग्रीन से येलो हो जाए, है ना, जब जो जो उसके जो मैच्योर हो जाए, जो वो पक जाए, तो उसको बोलते हैं हार्वेस्टिंग। लगभग 3 से 4 मंथ लगते हैं फसल को पकने में, ठीक है ना। तो जब ये फसल पक जाती है तो अपने इंडिया के अंदर फेस्टिवल आते हैं, बनाते हैं, इस खुशी में बनाते हैं कि भाई फसल पक गई है। उस खुशी में हम सब लोग फेस्टिवल बनाते हैं, वो पढ़ेंगे अभी वो फेस्टिवल कौन कौन से हैं। तो ये था भाई हार्वेस्टिंग। और हार्वेस्टिंग तो शायद आपने सुना होगा कि एक सिक्कल से की जाती है, दराती जिसे आप बोलते हैं। तो अभी ये हम अपने नेक्स्ट लेसन में इसके बारे में ज़्यादा डिटेल से पढ़ेंगे।